चलिए हम बजट की बात करते हैं अब। कृषि को लेकर आवंटन बढ़ा, लेकिन क्या उत्साह भी बढ़ाता है ये आवंटन आपका? बिल्कुल उत्साह भी बढ़ा है। एक तो किसान भाइयों में ये कहना चाहता हूं, सारी योजनाएं हमारी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी, उसके लिए बजट में प्रावधान है। किसानों को कम ब्याज पर केसीसी पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो संस्थागत लोन है वो लगातार बढ़ाने का काम हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि संस्थागत ऋण बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है, जो कि पहले कई बार साहूकारों से लेना पड़ता था। और जो हमारे छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, उनमें से पहले तो कांग्रेस के जमाने में आधे भी इस ऋण की सीमा में नहीं थे, अब 75% से ज्यादा हो गए हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हमारे किसान भाइयों को सीधे मिलती है, 1,70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम किसानों को मिल चुके हैं, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। किसानों की तरफ से जो अतिरिक्त ब्याज के रूप में राशि देनी पड़ती है, उसके लिए प्रावधान किया है। कृषि विकास योजना के लिए, RKVY के लिए, कृषि उन्नति योजना के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, फल फूल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारी बाकी जितनी योजनाएं, चाहे प्राकृतिक खेती हो, जैविक खेती हो, दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, सबके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। और उसके साथ न केवल पर्याप्त प्रावधान किया, बल्कि कृषि उन्नति जैसी योजना में तो बजट को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का काम भी सरकार ने किया है। रिसर्च और शोध के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। तो जो पिछले साल तक घोषित योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। यहां तक कि MSP पे खरीदी के लिए प्रावधान किया है। PM आशा के तहत जो दलहन है, मसूर, उड़द, तुअर 100% सरकार खरीदने का काम करेगी। हमने ऐसे प्रावधान भी किए कि मानिए टमाटर, आलू, प्याज गांव में सस्ता बिक रहा है, दिल्ली में दाम अच्छे मिल रहे हैं, और किसान अगर वहां राज्य सरकार के माध्यम से, उनकी किसी संस्था के माध्यम से इनको लाके यहां बेचेगा, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसान नहीं देगा, केंद्र सरकार देने का काम करेगी। हमने भावांतर भुगतान जैसी योजना के लिए भी प्रावधान रखा है कि अगर रेट ठीक नहीं मिल रहा और सरकार सीधे नहीं खरीद रही, तो भाव का अंतर भी राज्य सरकार अगर चाहे तो सीधे खरीदे, या भाव का अंतर जो है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो मॉडल रेट है, उसमें जितना अंतर होगा, उस अंतर को भी सरकार किसान के खाते में डालेगी। तो पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही हमारी वो फसलें जो अब तक अनदेखी थी, दक्षिण भारत में नारियल बहुत होता है, नारियल के कई बाग बहुत पुराने हो गए, उनको बदलने की जरूरत है। तो नारियल के लिए, नारियल के संवर्धन के लिए एक नई योजना लाई जा रही है। नारियल हो, काजू हो, कोको हो, काफी हो, यहां तक कि चंदन की लकड़ी के लिए भी, सैंडलवुड के लिए और अगर की लकड़ी के लिए भी प्रावधान किया गया। मतलब डाइवर्सिफिकेशन की भी कई संभावनाओं को खोलने का काम किया गया है। मैं मानता हूं कि यह बजट किसानों के हित में और उनकी आय बढ़ाने में, लागत घटाने में, उपज का ठीक दाम देने में, भगवान न करे कभी नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने में, कृषि के विविधीकरण में, और आने वाली पीढ़ियों को धरती सुरक्षित बच जाए, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज थोड़ा सा वो कर गई, मतलब 2.6% बूस्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, कम से कम जहां तक बजट के ऐलानों की बात है। ये है तो एक बहुत बड़ी रकम जिसका इजाफा हो रहा है। लेकिन दो चीजें, एक तो MSP को लेकर जो सवाल रहे वो उनका जवाब नहीं रहा, दूसरा किसान सम्मान निधि लगा था कि क्या वहां पर कुछ बढ़ोतरी होगी। तो ये चीजें अगर नहीं हुई तो किसान क्या आपको उतने उत्साहित लग रहे हैं? मतलब एक कृषि मंत्री के तौर पर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया जा रहा है? मैं एक बात आपको बताऊं, जब कांग्रेस की UPA की सरकार थी तो कृषि का कुल बजट था केवल 27,000 करोड़ रुपया, 13-14 तक लगभग 27,000 करोड़ रुपया। अब केवल एग्रीकल्चर का बजट है 1,37,000 करोड़ रुपया।
अकेले एग्रीकल्चर का, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी जुड़ी है। तो खाद पे सब्सिडी 1,70,000 करोड़ रुपया है। फिर एलाइड सेक्टर के बजट को जोड़ें जो सीधे किसानों के ही काम आता है, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी, उसके बजट का प्रावधान अलग से है। सहकारिता भी किसानों के काम आती है, उसका बजट अलग से। ये तो मैं सीधे सीधे खेती का बजट बता रहा हूं। इन सब चीजों को जोड़ा जाए तो ये बजट, और इसमें विकसित भारत जीराम जी जैसी योजना का बजट भी 1,51,282 करोड़ रुपया कुल मिला के होगा। 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा तो केंद्र सरकार का प्रावधान है, 40% राज्य देंगे। तो ये गांव, किसान और खेती के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है भारत सरकार ने। वैसे तो सबका अपना अलग अलग आकलन होता है, निजी रूप से किसी को होगा, किसी संगठन या पार्टी के लिए आप कहेंगे कि ये तो विरोधी हैं। लेकिन अगर हम आरएसएस वाली किसान संगठन की बात कर लें, जो आपका भारतीय किसान संघ है, उसकी तरफ से भी आलोचना हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिए किसी तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। उन्होंने कई चीजों की प्रशंसा की है और कुछ और अपेक्षा वो व्यक्त की है। तो किसान संगठन होने के नाते किसान संगठन अपनी बात रखेंगे। शिवराज जी, आपको कभी कभी लगता है कि बड़ा कठिन मंत्रालय है, देश जितना विस्तृत बड़ा देश है, वहां पर अलग अलग क्षेत्र के किसानों की अलग अलग अपेक्षाएं और वो रहता है, उसमें आप न्याय कर पाते हैं? कोशिश तो पूरी करता हूं। किसान मतलब अन्नदाता, अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता मतलब भगवान के बाद। तो मेरे लिए तो किसान भगवान के स्वरूप है और किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। तो कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं। अब ये अलग बात है, हमारी खेती की कई समस्याएं हैं, जिनमें एक है जोत का छोटा आकार। पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, बट के खेती घट गई है। अब 1 हेक्टेयर से कम खेती हमारे किसान के पास बची। एवरेज है 0.96%। और अमेरिका या ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो जोत के आकार 10,000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर। तो हमारा सीमांत और लघु किसान, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। इसलिए इस बार हमने पूरा जोर दिया इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर। मतलब अकेली खेती नहीं, और खेती में भी अकेले अनाज नहीं, फल भी हो, सब्जियां भी हो, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इन सबको जोड़ के हम एक ऐसा पैकेज बनाए कि हमारे छोटे किसान की आमदनी भी और तेजी से बढ़ पाए। ये कुछ देखो चुनौती है। मैं ट्रेनिंग पर भी फोकस चल रहा है, ट्रेनिंग पर भी आप लोगों का फोकस चल रहा है कि नई नई चीजों में ट्रेनिंग भी। हाँ, ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग अभियान निश्चित तौर पर चलाएंगे। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो अलग अलग किसानों की ट्रेनिंग करने का काम करते हैं। अब हम कई तरह की चीजें, जैसे गन्ने की खेती है, तो गन्ने की खेती के साथ आसानी से दलहन की खेती बीच में हो सकती है। इंटरक्रॉपिंग जिसको कहते हैं, एक ही फसल नहीं, गन्ना जब तक होगा तब तक एक दूसरी फसल हमारे आ जाए। जो राइस फैलो, मतलब जहाँ चावल हम पैदा करते हैं, चावल के बाद कई इलाकों में जमीन खाली छोड़ देते हैं, वहां हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि भैया वहां दाल लगाओ। तो धान काट के वहां दाल की खेती हो सकती है। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी में और ज्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं। चुनौती बड़ी है, लेकिन इरादा उससे भी बड़ा और मजबूत है नरेंद्र मोदी जी का, एनडीए की सरकार का। और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि जी जान से मेहनत करके, काम करके अपने किसानों के साथ हम उनकी स्थिति को और बेहतर बनाएं और लाभ को और बढ़ाने की कोशिश करें।